ओके, लास्ट वीडियो में हमने 2022 के क्वेश्चंस देख लिए थे सी सेट में जो कॉम्प्रिहेंशन वाले हैं। आज हम देख लेते हैं 2022 का पेपर और कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बेस्ट इम्प्लाइड इन द पैसेज। देखो वैसे तो आपके क्वेश्चंस में ना कहीं पे लिखा होता है बेस्ट इम्प्लाइड, कहीं पे लिखा होता है बेस्ट सजेशन, कहीं पे लिखा होता है क्रक्स का क्या मतलब होता है। तो ये बेसिकली ना सारे एक जैसे होते हैं, ऐसा नहीं है कि हर किसी को निकालने का तरीका अलग होता है। सब में एक ही तरीके के रूल लगते हैं, मोस्टली एक ही तरीके के रूल्स लगते हैं। ठीक है, बस आपको क्या होता है फ्यूचरिस्टिक स्टेटमेंट देखनी होती है, जनरल स्टेटमेंट देखनी होती है, वही चीजें ठीक हो जाती है। और जब अजम्पशंस की बात आती है तो बेसिकली हम फैक्ट्स को हटाते हैं, आंसर निकलने शुरू हो जाते हैं, आंसर निकलने आ जाते हैं। बेस्ट इम्प्लाइड इन द पैसेज, इसका क्या मतलब है? देखो भाई, पहला क्या कहता है, strong measures need to be taken to reduce the rural to urban migration of the labor। अर्बन टू रूरल से अर्बन माइग्रेशन को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। दूसरा कह रहा है वर्किंग कंडीशंस जो है कंस्ट्रक्शन और अनरजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग नीड्स टू बी इम्प्रूव। वर्किंग कंडीशंस सुधरनी चाहिए। तीसरा कह रहा है सर्विस सेक्टर हैज बीन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। और फोर्थ कह रहा है इंक्रीज्ड सोशल सेक्टर स्पेंडिंग इज इम्पेरेटिव फॉर लार्ज स्केल जॉब क्रिएशन। तो ये ज्यादा सही है, पर मतलब चारों के चारों आपको नहीं पता पैसेज किस बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि आप किसी को ऐसे हटा नहीं सकते क्योंकि नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं है। तो इस तरीके के पैसेजेस में क्या करना पड़ता है आपको, आंसर देने से पहले पहले गो टू द पैसेज और उसको देखो कि उसकी थीम किसके अराउंड घूम रही है। इन इंडिया ओवर द लास्ट डिकेड और सो लेबर हैज बीन डिपार्टिंग एग्रीकल्चर बट इज ओनली गोइंग टू कंस्ट्रक्शन और अनरजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जा रही है विच आर नॉट मार्केबली बेटर जॉब। इसका मतलब ये है कि जॉब्स के बारे में बात कर रहा है। सर्विस वेयर लेबर टेंड टू बी मोर प्रोडक्टिव आर नॉट जनरेटिंग द एडिशनल जॉब। दैट मीन्स जॉब की बात कर रहा है, वो माइग्रेशन की तो कहीं से बात ही नहीं कर रहा है, इसके ये तो यहीं पे खत्म हो गया। दूसरा, ना ही वो बात कर रहा है वर्किंग कंडीशंस की, वो सिर्फ ये कह रहा है कि एग्रीकल्चर से निकल के आप कहाँ चाहते हो, मैन्युफैक्चरिंग या सॉरी कंस्ट्रक्शन या अनरजिस्टर्ड जो भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग होती है वहां पे जाते हो। और यहाँ पे जहाँ पे सर्विस सेक्टर की बात कर रहा है वहां पे वो आपकी एडिशनल जॉब ही नहीं कर रही, तो ये कैसे भाई आपके अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को रिड्यूस कर रहा है। दैट मीन्स आपको किसकी जरूरत है, आपकी सोशल सेक्टर स्पेंडिंग की। कहाँ बोल रखा है उसने, द न्यू सेक्टर ई कॉमर्स कर सकता है ऐसा काम, ओनली दो सेक्टर दैट कैन ड्राइव डोमेस्टिक डिमांड सच एज हेल्थ और एजुकेशन कैन कंफर्टेबली फिल द अदर गैप। यानी आधा गैप तो ये भर देगा ई कॉमर्स और आधा हेल्थ और एजुकेशन से भरना पड़ेगा। इसका मतलब है सोशल सेक्टर स्पेंडिंग को आपको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो समटाइम ऐसा नहीं होता कि आपको सारे के सारे ऑप्शन देके तुरंत आप आंसर पे पहुंच जाते हो। ज्यादा सही आंसर कौन सा है, चारों सही होते हैं, ज्यादा सही कौन सा होता है वो आपको ना समटाइम पैसेज देख के ही पता चलता है। क्वेश्चन नंबर है 2, ऑन द बेसिस ऑफ द अबव पैसेज फॉलोइंग अजम्पशंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और कौन सी वैलिड है। वैसे तो देखा जाए तो आंसर बता ही रखा, तीनों की तीनों तो वैलिड नहीं है। ठीक है, बट देखो पहला कहता है स्टेट शुड हैव सम इंस्टीट्यूशन टू एंश्योर इट्स अप्रोप्रिएट रोल इन डिजिटल सोसाइटी। उसको करना चाहिए, तो ये तो सही स्टेटमेंट लग रही है। स्टेट शुड एंश्योर दैट प्राइवेट पार्टी डू नॉट वायलेट द सिटीजंस राइट टू प्राइवेसी, क्योंकि डिजिटल इरा में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है ना, तो इसका मतलब है स्टेट को ये इंश्योर करना चाहिए, ये भी सही लग रही है। डिजिटल इकोनॉमी इज नॉट कंपैटिबल विद द आइडिया ऑफ नॉट वायलेटिंग द सिटीजन प्राइवेसी। क्यों नहीं है भाई, क्योंकि वो तो वायलेट करती है ना, इसलिए डिजिटल इकोनॉमी इज नॉट कंपैटिबल विद द आइडिया ऑफ नॉन वायलेटिंग द सिटीजंस प्राइवेसी। इसका मतलब क्या हो गया, ये स्टेटमेंट आपकी खत्म हो गई है। ठीक है, क्योंकि वायलेट तो हो रहे हैं ना सिटीजंस के राइट। और दूसरा क्या है, नॉट कंपैटिबल का मतलब हो गया नेगेटिव स्टेटमेंट। जहां पे नेगेटिव स्टेटमेंट आएगी उसको क्या करोगे आप, सीधे सीधे खत्म कर दोगे। एक तो ये तरीका होता है क्वेश्चन तक पहुंचने का। दूसरा सही लग रहा है, अब दूसरा सही लग रहा है तो सिटीजंस के राइट वायलेट ना हो तो उसके लिए उसको इंस्टीट्यूशन तो बनाना ही बनाना पड़ेगा। दैट मीन्स फर्स्ट वन इज करेक्ट। और दूसरा क्या है, दूसरा जैसे आता है जो जीएस का रूल होता है आपका, ठीक है। जैसे जीएस में हम ये चीज करते हैं कि जब मल्टीपल स्टेटमेंट होती है और आपको उस क्वेश्चन का बिल्कुल आइडिया नहीं होता, वहां पे ऐसे वर्ड्स को हाईलाइट किया जाता है कि आंसर क्या होगा। जैसे यहाँ पे देखो आपका अगर मैं इसको साफ कर दूं, देखो यहाँ पे देखो आपका वर्ड है स्टेट शुड हैव सम इंस्टीट्यूशन टू इंश्योर। उसको इंश्योर करने के लिए स्टेट को इंस्टीट्यूशन बनाने पड़ेंगे। स्टेट शुड हैव इंश्योर, स्टेट फिर से ये इंश्योर करेगा। इसका मतलब दोनों एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट है, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट नहीं है। क्योंकि अगर आप चाहते हो सिटीजन की प्राइवेसी बनी रहे तो आपको इंस्टीट्यूशन तो बनाने पड़ेंगे इंश्योर करने के लिए। दैट मीन्स दोनों सही है, और यहाँ पे दोनों में इंश्योरिटी की बात कर रहा है। और तीसरा जो भी आपकी स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट बिल्कुल ही क्या है आपकी अलग है, इसलिए फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट साथ ही आएंगे।
अब बात आ जाती है कि क्या ऐसा पैसेज में भी दिया हुआ है। ओके, देख लेते हैं कि क्या हमारा पैसेज ऐसे कह रहा है। इन इंडिया द करंट फोकस है किस पे, हमारा राइट टू प्राइवेसी पे, इज बेस्ड ऑन सम न्यू रियलिटीज क्या of the digital age. A right is a substantive right only if it works in all the condition and for everyone. Right to free expression of for an individual about her exploitations, for instance, is meaningless without actual ability of security that guarantee that private source cannot be used to thwart. Guarantee मतलब इंश्योरिटी, एक ही तो बात है। The state therefore is not just to abstain from preventing rightful free expression but also to actively ensure, उसको भी actively ensure करना पड़ेगा कि प्राइवेट पार्टीज ना कर पाए, ऐसा काम ना कर पाए, उनके राइट्स को ना छीन पाए। ठीक है, तो इसका मतलब इंश्योर करना पड़ेगा, तो ये पे तो दिया हुआ है इंश्योरिटी, दो ही ऑप्शंस में दी है, तो दोनों ऑप्शंस हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो समटाइम नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी जीएस की नॉलेज काम होते हैं, जीएस वाले ट्रिक्स भी यहाँ पे काम आते हैं। कुछ ट्रिक्स होती है जो सीसेट में ही काम आती है, बट जीएस की ट्रिक्स जो होती है सीसेट की ट्रिक्स कॉमन ही होती है मोस्टली। ऑप्शन अब कहता है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इंटरफेरेंस। मोस्ट लॉजिकल और रैशनल पूछा हुआ है। ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं है। देखो भाई, पहला कह रहा है रिवर एंड अदर वेटलैंड शुड बी प्रोटेक्टेड अंडर रामसर कन्वेंशन। अगर यहाँ पे होता रिवर और अदर वेटलैंड शुड बी प्रोटेक्टेड, वो तो ठीक होता। इन्होंने लिख दिया वो प्रोटेक्टेड होनी चाहिए अंडर रामसर कन्वेंशन। क्यों? क्या आपको अपने देश में नदियाँ या फिर वेटलैंड को रिजर्व करने के लिए क्या आपको इंटरनेशनल कन्वेंशन की जरूरत है? ऐसे नहीं करोगे आप। क्यों करोगे? तो ये खत्म हो जाएगा यहीं पे। इंजीनियरिंग वाटर सिस्टम शुड बी मॉडर्नाइज एंड फर्दर ऑगमेंटेड। ठीक है जी। वेटलैंड नीड टू बी रीइंफोर्स एज मोर देन जस्ट वन ओपन सोर्स ऑफ वाटर। ठीक है जी। वाटर सप्लाई शुड नॉट बी फ्री ऑफ कॉस्ट एज टू प्रिवेंट इट्स मिसयूज। वैसे ये तो होना तो नहीं चाहिए, फ्री में तो नहीं होना चाहिए, पर फिर भी जैसे दिल्ली का तो बेड़ा ही गर्क हो गया फ्री के चक्कर में, तो ये वाला भी खत्म हो जाता है। अब बचता है दो। अब दो में देखो क्या कहा है यहाँ पे कि जो, अगर मैं इसके हिंदी में भी पढ़ दूँ आपके लिए, कि जो जल प्रणालियों के निर्माण का आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए और उसे आगे अभिवृद्ध कर दिया जाना चाहिए। अब एक बात बताओ, जो आपकी जल आधुनिकीकरण में क्या है, अब सरकार तो जा रही है ना कि जो पहले वहां पे जितनी भी जो एंशियंट जितनी भी एंशियंट टाइम में जो टेक्निक्स होती थी वाटर को कंजर्व करने की, उसको लेके आ रहे हैं ना। तो इसका मतलब क्या है? और दूसरा स्टेटमेंट देखो, वेटलैंड नीड्स टू बी रीइंफोर्स्ड एज मोर देन जस्ट वन ओपन सोर्स ऑफ वाटर। यानी सिर्फ वो वाटर नहीं, और भी सोर्सेज वहां से होते हैं। वहां पे बहुत सारे जो इकोलॉजिकल पूरा सिस्टम वहाँ पे डेवलप होता है, फूड चेन वहाँ पे होते हैं, डिपेंड करते हैं। ठीक है, लोग भी उस पर डिपेंड करते हैं, बट देख लेते हैं क्या है क्या नहीं। ठीक है, जल्दी समझ में आएगा। वन ऑफ द बिगेस्ट आइनरी अराउंड वाटर इज दैट इट कम्स फ्रॉम रिवर एंड अदर वेटलैंड। तो वाटर से है, ये तो समझ में आता है। येट इट इज सीन एज divorced from them. While water is used as a resource, public policy does not always grasp that it is a part of natural ecosystem. इसका मतलब efforts at engineering water system are thus efforts at augmented water supply rather than strengthening the capacity of ecological system. कहाँ गया? एक सेकंड, अगर मैं इसको हिंदी में भी पढ़ूं तो देखो, अतएव जल प्रणाली निर्माण के प्रयास जल की आपूर्ति में अभिवृद्धि के प्रयास है, ना कि पारिस्थितिक प्रणाली की क्षमताओं को मजबूत करने के। इसलिए विवेकपूर्ण निष्कर्ष क्या निकलता है कि आपको पारिस्थितिक प्रणाली की क्षमता मजबूत करनी चाहिए। और वो कैसे करोगे? जब आप वेटलैंड को सिर्फ एक जल का स्रोत नहीं मानोगे, बल्कि उसको और अधिक चीजों के हिसाब से देखोगे कि वो सिर्फ आपको पानी नहीं प्रोवाइड करा रहा, वो आपको मल्टीपल चीजें प्रोवाइड करा रहा है, तभी तो आप कर पाओगे। इसका मतलब क्या है? सी ऑप्शन आपका ज्यादा बेहतर, ज्यादा सही आंसर आता है। ठीक है, और दूसरा इससे पता चल गया यहाँ पे आपकी क्या है, वाटर वाली थीम आपने 2000 कलम में आई थिंक 22 वाले किए थे, उसमें भी देखा था वाटर वाली थीम से 2 क्वेश्चन पूछे हैं। यहाँ से भी देखा है वेटलैंड वाली थीम इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ऐसे ही पता चलता है थीम्स के बारे में, और थीम्स को फाइंड आउट करने का कोई अलग से तरीका थोड़ी होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर है 4। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4? ये भी पूछ रहा है बेस्ट इम्प्लाइज द सजेशन गिवन बाय द ऑथर। ठीक है, कौन सा सजेशन है? ओके, देखो जी, अगर मैं देखो इसको ना बताने का मेरा थोड़ा सा वो है, लेखक द्वारा दी गई सलाह को श्रेष्ठ रूप से निर्हित करता है। तो हम यहाँ पे बेस्ट इम्प्लाइज को हाईलाइट कर रहे हैं। यहाँ पे हाईलाइट करना चाहिए आपको सलाह, कौन सा सजेशन है, क्योंकि कुछ ऐसे तो खत्म ही हो जाएंगे जो सजेशन दिखेंगे नहीं। जैसे देखो डी ऑप्शन क्या है, यू शुड नो दैट इन्वेस्टिंग योर मनी इज अ रिस्की बिजनेस। क्या ये सजेशन है?
ये आपको पता होना चाहिए। इट इज नॉट अ सजेशन, जो आपको पता होना चाहिए वो सजेशन कैसे हो सकता है, ये तो खत्म नहीं हो जाता है यहीं पे। While making investment, find a trustworthy asset manager management organization which would manage your wealth for you. आपका काम कोई और करेगा, आपके यूपीएससी के नोट्स कोई और बनाएगा, चलेगा? नहीं चलेगा ना। आजकल तो यही हो रहा है। खैर, रिस्क टेकिंग बिहेवियर शुड बी ए नेसेसरी कंपोनेंट ऑफ योर पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी का एक नेसेसरी कंपोनेंट ना होना चाहिए, और जिसके पास ना हो वो क्या करेगा भाई। एक कह रहा है डिस्ट्रीब्यूट योर वेल्थ अक्रॉस डिफरेंट काइंड ऑफ एसेट्स सो दैट योर रिस्क वुड बी मिनिमाइज। यही तो कहते हैं भाई आरबीआई भी और सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यही तो कहते हैं अपने अपने रिसोर्सेज को डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज करना चाहिए। देख लेते हैं आपका पैसेज कहता है या नहीं कहता है। ओके, सॉरी, देखो एसेट्स एलोकेशन क्या है, इंपॉर्टेंट है कि यानी एसेट एलोकेशन की बात कर रखी है। सबसे पहले इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट डिसीजन वी विल एवर मेक एंड सैडली मोस्ट ऑफ अस डू नॉट गिव द डिसीजन द इंपॉर्टेंस इट डिजर्व। वी आर अमेंडेड अबाउट सीकिंग प्रेडिक्टेबिलिटी with our future. We tend to think of investment in risky assets as extreme volatile and value eroding. We also dislike fluctuating returns and the loss of control of investment. We think our money is best left idle, unproductive, but safe. There is no asset that is risk free. We could lose our job, our home can lose value, our banks can go bankrupt, our bond can default, the government can collapse, companies we choose fondly may cease to exist, but we cannot live life assuming that all the extreme events are waiting to happen and all at the same time। यही कह रहा है ना, यानी जितने भी इवेंट होंगे हम ये ऐसा थोड़ी ना assume करके चलते कि सबके सब एक साथ हो जाएंगे। all these extreme form of risk we know will not manifest at the same time, सेम टाइम पे नहीं होंगे। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अपनी जो एसेट्स होती हैं उसको डाइवर्सिफाई करना चाहिए। ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि उसको अनप्रोडक्टिव छोड़ दिया जाना चाहिए, नहीं, रिस्क तो हर चीज में है। यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तब भी रिस्क है, स्टेट पीसीएस दे रहे हैं तब भी रिस्क है, नहीं दे रहे हैं तब भी रिस्क है, कोई और बन जाएगा। फिर घर वाले कहेंगे काश तुमने भी कर लिया होता, और हमें भी लगेगा काश हमने भी ये चीज कर ली होती तो हम भी बन जाते। क्वेश्चन नंबर है फिफ्थ। ठीक है, फिफ्थ कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशंस कह रहा है, कौन सी अजम्पशंस है। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेशन इज एन इवॉल्विंग प्रोसेस। तो ये तो जनरल स्टेटमेंट है। अगर रेगुलेशन की बात हो रही है तो कोई भी रूल रेगुलेशन जैसे आईपीसी, सीआरपीसी, इनमें भी तो चेंज हुए ना अभी हाल फिलहाल। तो रेगुलेशन कोई भी चीज हो वो एक इवॉल्विंग प्रोसेस होती है। स्टेटमेंट वन इज योर करेक्ट स्टेटमेंट, तो ये वाला ऑप्शन अपने आप खत्म हो जाता है। फिर देखो कह रहा है पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इज नीडेड इन द पॉलिसी डिसीजन रिगार्डिंग बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेशन। पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल जरूरी है किसके लिए, बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेशन के लिए, पॉलिसी डिसीजन में। आप एक बात बताओ, क्या आपकी गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी बनाने से पहले आप लोगों से आप लोगों को क्या ऐसा है कि आपका पार्टिसिपेशन जरूरी ही है, नीडेड है ना पार्टिसिपेशन। वो हो सकता है मे बी करवा सकती है, वो एक अलग बात है, लेकिन उसने कहा है कि पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल होना जरूरी है पॉलिसी डिसीजन में। ऐसा तो हमने कहीं नहीं देखा, नहीं देखा तो भाई नहीं देखा तो अपना आंसर निकल गया बनन। थ्री क्या कहता है, बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेशन शुड टेक इनटू अकाउंट सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स। तो लेने ही चाहिए, तो ये तो सही है, लेने चाहिए। सोशियो इकोनॉमिक दोनों की सोसाइटी पे क्या असर पड़ेगा, और दूसरा इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होगी। Wider involvement of political executive in biotechnology regulation improves its effectiveness। जहाँ पॉलिटिक्स घुस गई वहां पे इफेक्टिवनेस इंप्रूव होगी, कतई नहीं होगी, बट्ठा गोल हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा। या तो फोर्थ को एलिमिनेट कर लो या टू को एलिमिनेट कर लो, देख लो भाई अब क्या है, क्या कह रही है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है इससे, क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट इम्प्लाइड द क्रक्स ऑफ द पैसेज। क्या क्रक्स है, पहला है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल इज नॉट गिवन इंपॉर्टेंस इन करंट डिबेट ऑन डेवलपिंग जीएम क्रॉप्स। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल्स को इंपॉर्टेंट नहीं दी जा रही करंट डिबेट में। अगर डिबेट है तो क्यों नहीं दी जा रही, डिबेट इसी बात पे तो होगी दो। ठीक है, दूसरा कह रहा है बायोटेक्नोलॉजी इज नॉट करंटली यूज्ड इन क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन टेक्नोलॉजी। नेगेटिव स्टेटमेंट है, दोनों नेगेटिव स्टेटमेंट है। ठीक है भाई, ओके जी।
सी कह रहा है बायोटेक्नोलॉजी रोल इज नॉट कन्फाइंड टू द करंट प्रायोरिटी ऑफ डेवलपिंग जीएम क्रॉप्स, यानी जीएम क्रॉप से ही नहीं दूसरी से भी है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट नेगेटिव नहीं है, देखो ये नेगेटिव है। इसने कहा ना ये करंटली यूज नहीं होती, यहाँ पे इसने कहा है कि ये करंट ये इंपॉर्टेंस नहीं देता। यहाँ पे उसने कहा है कि वो सिर्फ करंट प्रायोरिटीज तक ही सीमित नहीं है, यानी इससे आगे भी है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आर नॉट प्रॉपरली अंडरस्टूड, इसका मतलब ये भी नेगेटिव स्टेटमेंट है, क्या हो गई, गलत हो गई। ठीक है, फिर भी देख लेते हैं पैसेज में, पैसेज क्या कहता है। Although most of the GM crops cultivated now are genetically engineered for a single trait, in future crops genetically engineered for more than one trait will be the norm. Thus, biotechnology's role in agriculture and the regulation of the same cannot be understood solely in the context of current generation of GM crop. इसलिए तो कह रहा है कि जो भी रेगुलेशन होगी वो करंट जो भी करंट में जनरेट कर रहे GM क्रॉप्स उन पे अप्लाई नहीं होना चाहिए, यही तो कह रहा है ऑप्शन नंबर सी। Instead, there is a need to take a comprehensive look चाहिए, taking into account various aspects, क्या सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे, तो यही तो हमने ऑप्शन में ऐड किया। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे क्या कह रहा है, वही तो कह रहा है कि उसके सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट होने चाहिए। ठीक है, कहाँ गया, हाँ, टू हार्नेस वाइल मिनिमाइज नेगेटिव इम्पैक्ट, गिवन द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन डेवलपिंग वेराइटी दैट कैन हेल्प इन क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन अडोप्टेशन, नॉट यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी एज ए पार्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान कैन नॉट बी ऑप्शन, डोमेस्टिक रेगुलेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कैन नॉट बी व्यू इन आइसोलेशन ऑफ ट्रेड पॉलिसी एंड ऑब्लिगेशन अंडर वेरियस इंटरनेशनल ट्रेड एंड कन्वेंशन, नहीं होना चाहिए, अपना खुद का भी देखना चाहिए। पर कहीं पे क्या इसने पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल की बात की है, नहीं की है, कहीं भी नहीं किया गया। क्या इसने पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स की इन्वॉल्वमेंट की बात की है, नहीं की। इसका मतलब ये दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगी, गलत हो जाएंगी, और सीधा आपका आंसर निकल के आ जाएगा, आंसर नंबर 1 एंड 3। ठीक है, तो इस तरीके से देख लो। फिर ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, तो आज के लिए इतने क्वेश्चन कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।